गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, हम जिस नज़र से जिंदगी को देखते हैं, हमारा वैसा ही नज़रिया बनता है। हमारे यहाँ मैंने देखा हुआ है कि हम सभी एक फ्रेम के अंदर जीते हैं कि ये माँ है तो वो खाना पकाएगी, ये पिताजी है तो वो जाके हमारे लिए पैसे कमाएंगे, ये बुजुर्ग है तो उनको ऐसे ही जीना पड़ेगा, ये बच्चे हैं तो उसको घर में सभी की बातें माननी पड़ेगी। लेकिन हम अपनी फ्रेम से अगर बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया जो है बड़ी विशाल है। हमें कूप मंडूक बन के नहीं रहना है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम अगर दुनिया की ओर नज़र करते हैं तो एक 8 साल के बच्चे ने ग्रेविटेशनल फोर्स की थियरी दी थी, उसका नाम था न्यूटन। ऐसे काफ़ी लोग हमारे देश में भी है। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया जहाँ पे हम अपनी संस्कृति को भूल गए, या तो ऐसा हुआ कि हमें भूलना पड़ा। तो ऐसे समय में अगर हमें यू टर्न लेना है, यानी कि फिर से क्रिएटिव होना है, फिर से इनोवेटिव होना है, फिर से अपने आप को समझना है, तो सबसे पहले तो ये जो फ्रेम वाली थियरी है ना, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि उससे बाहर निकलेंगे तो हमारे जो पंख हैं, हमारे ख्यालों के पंख हैं, वो खुलेंगे, हम उड़ पाएंगे। और ऐसा कहते हैं कि आसमान तो ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, बस हमारा उड़ना ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको उड़ने की तमन्ना होती है। वो किसी भी फ्रेम में नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको जो अच्छा लगता है वो करें। और उसमें से एक चीज़ ये है, वो है शास्त्रीय नृत्य। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने ये मान लिया है कि इस प्रकार का जो नृत्य है वो नारी ही करती है। तो हमारा देखने का नज़रिया ऐसा ही रहता है कि कोई अगर शास्त्रीय नृत्य करता है तो वो नारी वाला कार्य करता है, पुरुष को वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कथक नृत्य बहुत अच्छे से करते हैं, उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं और उसमें वो दूसरे बच्चों को तैयार भी करते हैं। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, और ये जो हिम्मत जिसने जुटाई है वो है मिस्टर हिरेन शाह। आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। हिरेन भाई, आपने शास्त्रीय नृत्य सीखा, तो ये इच्छा आपको कब से हुई कि मुझे शास्त्रीय नृत्य सीखना चाहिए? जी, पहले तो बात करें कि आपने बोला कि शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं शास्त्रीय नृत्य कभी भी करूँगा। बचपन से फिलहाल मुझे डांस का बहुत शौक था। छोटा था तब से ही इतना डांस करता था, और कभी भी कोई भी म्यूजिक बजता था तो उस पर मैं नाचने लगता था। तो मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, वो समय पे आप किस तरीके का नृत्य करते थे? तभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं पता था कि ये शास्त्रीय नृत्य है और ये लोक नृत्य है या फिर ये वेस्टर्न नृत्य है। तो वो मैं करता जा रहा था। मैं मतलब फिल्मों में वगैरह सबको देख के बॉलीवुड डांस करते थे और रास गरबा करते थे, जैसे जो हमारा कल्चर है, हमारा फोक है। तो ये सब मैं डांस पहले बहुत करता था। और शादी वगैरह होते हैं, वेडिंग होता है, तो उनमें सब में मेहंदी फंक्शन होता है, तो उन सब में भी हम बहुत डांस करते थे। मैं खुद भी नाचता था, लोगों को भी इतना सिखाता था। तो वो प्रेरणा मुझे ऐसे ही मिलती थी कि मुझे जब भी कोई ऐसा धुन बजती थी या कोई लिरिक्स या कोई भी सॉन्ग, तो मैं उस पर डांस करने लगता यानी था। आपका मन नाचता था और फिर तन नाचता था। हाँ, मेरा मन पहले बहुत नाचता था और फिर तन की शुरुआत होती थी नाचने की। अच्छा, तो लाइक मेरा ये मानना है कि आप बहुत छोटी जगह से, एक टाउन है या तो विलेज से हैं,
तो नॉर्मली ऐसी जगह पे लोग ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जब विलेज साइड था, मैं बहुत जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अंदर के गांव से बिलोंग करता हूँ, कि जहाँ ऐसा डांस वगैरह भी करना तो लोग उसको किसी और नज़र से भी देखते हैं कि भाई नहीं ये तो लड़कियों हाँ, का लड़कियों वाला डांस है वगैरह। तो तब उन लोगों का सोच ऐसा था, और फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी थी कि पेरेंट्स ऐसा अलाउड नहीं करते थे कि भाई आप कोई प्रोफेशनली डांस सीखो या किसी जगह पे जाके किसी के पास से आप डांस वगैरह की प्रेरणा लो या फिर दीक्षा लो, कुछ भी। तो तब ऐसे ही टीवी में सब टेलीविजन को देख देख के उसमें से बहुत कुछ सीखते थे। और तब तो ऐसा था नहीं कि ऐसे गोविंदा स्टाइल करते थे, सरोज खान जी आती थी तो उनके वाली जो स्टाइल थी वो वगैरह करते थे। तो ऐसे ऐसे ही मेरी डांस की धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे याद है तब कि 2005 में देवदास मूवी आई। उसमें माधुरी दीक्षित ने जो काहे छेड़े डांस किया था, तो वही मेरे जहन में रह गया। अच्छा। जब उसने वो ढाई शाम रोक लई, हाँ। और उसमें जो घुंघरू की झनकार है, पायल की जो नुपुर की जो आवाज है, तबले की थाप है, और सारंगी की आवाज है, वीणा, सितार, सरोद, ये सब। तो इन सब ने मुझे इस अंदर से झंझोड़ के रख दिया, आपको मोहित कर दिया। मोहित कर दिया, मुझे चकित कर दिया कि ऐसा भी कोई नृत्य होता है। तो वो जो नुपुर की, वो जो पायल की, वो जो झनकार और आवाज थी ना, वो मेरे कानों में रह गई। और वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई क्लासिकल डांस की, कि मैं शास्त्रीय नृत्य के प्रति ज्यादा आकर्षित हुआ, और वो मेरा आकर्षण वहां से बढ़ा। तो मुझे प्रेरणा मिली। जैसे फिर मधुबाला, फिर मैंने वीडियोस देखे, मधुबाला जी थी, वैजयंती माला जी थी, फिर संध्या जी थी, श्रीदेवी जी थी, हेमा मालिनी जी, माधुरी दीक्षित जी। तो इन सबको देख के थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रेरणा मिला कि नहीं, ऐसे क्लासिकल डांस जैसा भी कोई चीज़ है कि जो हम करें तो अच्छा है। फिर बाद में मैंने चमन प्राश के अड में पहली बार पंडित बिरजू महाराज जी को देखा। अच्छा। और वहां से मुझे पता चला कि मेल भी क्लासिकल डांस कर सकते हैं। तो आपने जो इंस्पिरेशंस लिए उसमें मोस्टली या तो सभी ऐसे कह सकते हैं वो फीमेल थे। फीमेल्स ज्यादा थी। तो आपने शुरू में फीमेल वाले डांसेस किए होंगे नेचुरली। तो घर में आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि एक प्रोग्राम में देख रहा था तो उसमें बच्चे की पिटाई होती थी घर में, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, हालांकि घर में मेरी कभी पिटाई नहीं हुई। कि मैं जब भी कोई नृत्य करता था तो उसमें मेल और फेमिनिन बोथ कैरेक्टर करता था। तो मैं जैसे कि अगर आप कोरियोग्राफी लेवल पे देखो तो मैं ऐसे मतलब जेंट्स का भी, मेल का भी डांस करता था और फीमेल का भी करता था, और दोनों कोरियोग्राफ भी करता था। खुद भी ऐसे सीखता था और खुद को ऐसे प्रेरणा मिलती थी, ऐसे इमेजिनेशंस आते थे, कल्पनाएं आती थी कि मैं कुछ ये करूँ वो करूँ। तो जब लड़कियों वाला करता था तो घर में किसी को दिक्कत नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी, मेरे मॉम डैड ने कभी भी उसके लिए टोका नहीं कि तुम ये मत करो और तुम यही करो। तो वो बोलते थे कि तुम्हारे अंदर आर्ट है, कला है, तो तुम उस चीज को बाहर लाओ। हाँ, आसपास के लोग का क्या रिएक्शन था? आसपास के लोग का रिएक्शन ऐसा था, वो ऐसा बोलते थे कि भाई आपका लड़का ऐसा थोड़ा लड़कियों वाली हरकतें करता है, लड़कियों वाला डांस करता है, तो उसको बोलो कि नहीं ये वाला मत करे। जो मतलब वो मेल कैरेक्टर वाला करता है तो वो वही करे, तो वो फीमेल कैरेक्टर वाला डांस है तो वो ना करे। तो उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि जब हम कोई कोरियोग्राफी लेवल पे उसको देखते हैं तो मेल फीमेल ऐसा कोई जेंडर बायस नहीं होता है। जब हम सिखाते हैं तो दोनों को सिखाना पड़ता है, मेल का भी सिखाना पड़ता है, फीमेल का भी सिखाना पड़ता है। तो तब गांव के साइड लोगों का ऐसा नहीं था कि भाई लड़कियों वाला तो वो लड़की ही करेगी, वो सिखाएगी, आप क्यों करते हो। जैसे कृष्ण भक्ति के गाने हैं तो मीरा ने लिखे हैं, लेकिन हाँ। वो मेल वॉइसेस पे भी काफी पॉपुलर होते हैं। तो आप कौन है वो नृत्य में नहीं देखा जाता है, आप कौन से कैरेक्टर में हैं वो देखा जाता है। जैसे हमारी परंपरा, अगर शास्त्रीय नृत्य की अगर परंपरा की बात करें, हजारों साल से, कितने युगों से ये चलता आ रहा है कि जैसे कि भरत मुनि ने भी नाट्य शास्त्र में कहा है कि गीतम च वाद्यम च नृत्यम त्रयम संगीतम मुयच्चते, यानी कि गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों ही संगीत की शैली है, बराबर। और इन तीनों में ही हम ये बायसनेस नहीं ला सकते कि ये चीज मतलब पुरुष कर सकते हैं, ये चीज स्त्रियां कर सकती है, ऐसा नहीं होता है।
क्यों मतलब तबला है तो भाई मेल ही बजा सकता है, तो लड़कियां क्यों नहीं बजा सकती? सही हाँ। बात है। वैसे नृत्य जो है वो पुरुष हाँ, भी कर पुरुष सकते भी कर हैं। सकते हैं। और मैंने ये देखा हुआ है कि साउथ इंडिया सदर्न रीजन जो है वहाँ पे काफी सारे पुरुष ऐसा नृत्य करते हैं करते करते और वो उनकी नेसेसिटी भी माना जाता है कि माना वो जाता है। अच्छे कैरेक्टर वाले पुरुष माने जाते पुरुष हैं। माने जाते हैं। और वहां पे तो जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वो लोग तो उनमें तो मतलब पर्टिकुलर है ऐसे वो जब प्रारंभिक वो जब दीक्षा उनकी लेते हैं, जैसे वो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो वहां पे भी कंपलसरी एज अ सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट भरतनाट्यम उनको सिखाया जाता है। सही बात है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या स्त्री हो, आपको भरतनाट्यम सीखना ही है। क्योंकि अगर आप उच्च कुल से आते हो, किसी ज्ञानी या संस्कारी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको ये पारंपरिक जो हमारा नृत्य है भरतनाट्यम, तो वो तो आना ही चाहिए। तो वो वहाँ की प्रथा है। मित्रों, हमारे देश में पहले ये माना जाता था कि जिनको नृत्य आता है, संगीत आता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उन पे उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो मैरिज में अगर लड़की को अच्छे से गाना गाना आता है, वो अगर सीखी हुई है, तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता था, क्योंकि वो लोग मानते थे कि जिसके सुर साफ है ना, उसके थॉट प्रोसेस भी साफ होगी, क्लैरिटी होगी लाइफ में। अगर किसी को नृत्य आता है तो वो जो लड़का है वो साफ दिल होगा, वो अपनी मस्ती में जिएगा, वो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं घूमेगा। धीरे धीरे करके हम वेस्टर्नाइज होते गए और वेस्टर्न म्यूजिक में बीट्स जो होती है, हार्ट बीट्स कई बार होती है। तो उसी तरीके से हमारा जो नेचर है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें कुछ बदलाव आए और हम अपने आप को भूलने लगे। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक की भी अपनी एक स्टाइल है। तो वेस्टर्न म्यूजिक और हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूजिक है वो तो काफ़ी अलग है, हम जानते हैं। उसी तरीके से नृत्य में भी दो शैली काफ़ी अलग हैं। तो उसको कहाँ पे वो इकट्ठी होती है और कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिफरेंट है? जैसे कि बात करें, आपने बोला कि भेद क्या है कि एक शास्त्रीय नृत्य और एक आधुनिक नृत्य के बीच में। तो सभी लोगों का अपनी अपनी जिस देश से, जिस ज्ञाति से, जिस जाति से वो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनका जो पहरवेश होती है, तो जहाँ का वेशभूषा होता है, उनका पहरवेश जो होता है, उनकी वाणी जो होती है, तो उस हिसाब से उन्होंने उस नृत्य को ढालने की कोशिश की है। बेसिक जो एलिमेंट है वो डांस है, नृत्य वो एक बेसिक एलिमेंट है। इसको मैं एक अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास राइस है, मान लो चोखा, जो हम बोलते हैं राइस बोलते हैं, चावल। तो चावल को हम, जैसे गुजराती लोग चावल को हमारे पास होते तो क्या करते हैं, उसको खिचड़ी बनाते हैं, बराबर, दाल भात करते, दाल चावल करते हैं। अगर उसी चीज को अगर हम साउथ इंडिया में ले गए तो वो लोग क्या करेंगे, वहां पे मतलब डोसा है, बराबर, मेंदू वड़ा है, बराबर, उत्तपम है, ये सब चीज बनाएंगे। उसी चावल को अगर कोई हैदराबाद में गया तो वो हैदराबादी बिरयानी हो गया। वही चावल अगर जापानीज लोगों के पास गया तो उन्होंने कुछ क्रिएटिविटी की, बराबर। वो चाइना में गया तो उन्होंने फ्राइड राइस किया, बराबर। तो जो बेसिक एलिमेंट क्या था, राइस था, चावल था, वो अलग अलग प्रांत में गया, अलग अलग जगह पे गया और उन्होंने उसको अलग फॉर्मेट में डालने की कोशिश की, अपने परंपरा के हिसाब से, अपने लहजे के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो वैसे ही नृत्य एक बेसिक एलिमेंट है, वो जहां भी गया उसने अपनी एक जगह बनाई, बराबर। जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों अलग अलग शैली है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आर्यंस और द्रविडियंस, तो आर्यंस की शैली अलग थी, द्रविडियंस की शैली अलग थी। उनकी जो लैंग्वेज थी साउथ इंडिया में वो तमिल लैंग्वेज थी, कन्नड़ है, मलयालम है। तो वो लोग अपने लैंग्वेज के हिसाब से उस नृत्य को ढालते थे, अपने हिसाब से उसको एक्सप्रेस करते थे। और वही चीज आर्यंस के पास जो थी, नॉर्थ इंडियन लोगों में थी, जैसे कि कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, तो उन्होंने उसको अलग चीज में ढाला और उसी चीज को अलग से दर्शाने की कोशिश की। उनकी भाषा अलग, उनका पहरवेश अलग, बराबर, उनका लहजा अलग। और वही चीज अगर हम वेस्टर्नाइज के साथ अगर कंपेयर करें, तो अगर आप टैप डांस देखो और कथक देखो, तो दोनों के बीच में साम्यता भी है और दोनों एक दूसरे से अलग भी है। कथक में एक्सप्रेशंस है, हाँ, वो वहां पे कई जगह पे मिसिंग है, वही मेन चीज है, इन्वॉल्वमेंट जो कहते हैं। क्लासिकल नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में क्या है कि हम यहाँ से परफॉर्म करते हैं, ये फ्रेम से परफॉर्म करते हैं,
और यहाँ से परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली। और जब वेस्टर्न डांस की बात करें तो वहाँ तन ज्यादा है, तो मन कम हाँ है। मन कम है। वो लोग तन की उन्होंने Movements जो है। तन के मूवमेंट ज्यादा लगा दिए, मतलब उछलना कूदना और ये सब हमारे में भी है, नहीं है नहीं। हजारों साल पहले शास्त्रीय नृत्य में भी इतना कुछ था कि वो लोग जो अभी एरोबिक्स वगैरह बोलते हैं या फिर जो छलांग मारते हैं वो सब करते हैं, तो पहले भी था कि इतना बड़ा बड़ा छलांग मार के लोग बैठते थे और सम देते थे अपना, और तलवार के ऊपर डांस करते थे, कांच के ऊपर डांस करते थे, थाली के ऊपर डांस करते थे, ग्लास के ऊपर डांस करते थे, फिर जैसे रंगोली के कलर से उसको ऐसे बिछाते थे और उसके ऊपर से पूरी पैरों से पूरी रंगोली बनाते, पूरी आकृति बनाते थे ऐसे, जैसे कि शेर बनाया, मोर बनाया, तो ये सब भी करते थे। तो ये सब कलाकारी और ये सब उछलना कूदना ये सब हमारे शास्त्रीय नृत्य में भी था। कहीं ये चीज यहाँ से ही वहां गई थी और उन्होंने उसको किसी अलग फॉर्मेट में डालने का ट्राई किया कि हम उसको कुछ अलग कर सकते हैं। अगर आप कंटेम्प्रेरी डांस देखो तो उसमें जो अदाएं है तो वो क्लासिकल डांस कथक से बहुत साम्यता उसकी है। आप टैप डांस देखो, वो लोग फुटवर्क करते हैं, तो हमारे कथक में भी है कि हम फुटवर्क करते हैं, लेकिन वो नीचे से ही वो लोग किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को पकड़ के रखते हैं कि नीचे से किया तो सिर्फ वही किया, कंप्लीटनेस उसमें नहीं है। कंप्लीटनेस नहीं है। जैसे हमारे नृत्य में पूरा कंप्लीटनेस है कि हम पूरा अंग उपंग और प्रत्यंग सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और हाव भाव अभिनय के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं, और वही हाव भाव अभिनय अंग उपांग और प्रत्यंग वो सभी चीजें उनके अंदर नहीं देखने को मिलती है। उनके अंदर अगर हम देखने जाए तो वो किसी एक ही चीज को पकड़ के बैठते हैं। जैसे कि अगर लॉकिंग पॉपिंग किया तो लॉकिंग अलग, पॉपिंग अलग, बराबर, कंटेम्प्रेरी अलग, सालसा अलग, जैज अलग, तो उनका पर्टिकुलर किसी एक ही फॉर्मेट में है, वो सभी चीज नहीं करते। और अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में वो लोग इतना अच्छा नहीं है जितना क्लासिकल डांस के अंदर और शास्त्रीय नृत्य में अभिनय का पक्ष सबसे ज्यादा है। कथक में ऐसा लोगों का मानना है कि वो राजा को खुश करने के लिए किया जाता था, तो कई कई जगह पे मैंने ये देखा हुआ है कि लोग उसको अलग नजर से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसमें आपका क्या कहना है? मैं यहाँ पे थोड़ा आपको सुधारना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि राजा को लुभाने के लिए हम नृत्य करते थे, तो ये बात थोड़ा गलत है कि उससे भी अगर पहले जाए तो राजा को नहीं लेकिन ईश्वर को लुभाने के लिए मंदिर परंपरा के अंदर इस शैली को प्रस्तुत किया जाता था। चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, कथकली हो, कुचिपुड़ी हो, मणिपुरी, ओडिसी, कोई भी हमारा शास्त्रीय नृत्य हो, वो पहले मंदिर शैली, ईश्वर को हम डिवोट करते थे और वो मंदिर परंपरा थी, उसमें भक्ति रस था। बाद में जब मुगल्स आए, बराबर, मुगल्स आने के बाद हमारी ये जो संस्कृति है, हमारे जो नृत्य है, वो उसमें ऐसा हो गया कि फिर राजा के दरबार में, मुगल के दरबार में उनको आकर्षित करने के लिए, उनको लुभाने के लिए भक्ति रस से श्रृंगार रस ने स्थान लिया। मंदिर परंपरा से फिर वो दरबार परंपरा बन गई। तो वो हिंदू राजाओं के दरबार में जब रहा, हिंदू राजाओं के राजपूत जो राजाएं थे, राजे रजवाड़े, तो उनके वहां उनको लुभाने के लिए उसको हिंदू शैली के रूप में प्रस्तुत करते थे। और जो मुगल्स थे तो उनके दरबार के अंदर उनके सामने जो प्रस्तुत करते थे, तो वहां इसने श्रृंगार रस ने स्थान ले लिया। फिर भक्ति रस ये छोड़ के प्रणाम हमने उनको लुभाने के लिए सलाम शुरू कर दिया। तो यही चीज है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई दो अलग अलग परंपराएं हैं या एक ही नृत्य में दो स्टाइल्स हैं? नहीं, एक ही नृत्य है, स्टाइल्स अलग पड़ी। जैसे कि हम कथक नृत्य की बात करें तो उसमें बोलते हैं कि लखनऊ घराना है, जयपुर है, बनारस है और रायगढ़ घराना है। तो ये घराना का मतलब है कि घराना, घर आना, इज अ ट्रेडिशन, शैली, इज अ फॉर्म। तो वो एक शैली थी, वो एक ट्रेडिशन था। मेन कथक, कथक का मतलब कथा कहे सो कथिक कहावे, इट्स अ स्टोरी टेलिंग। सो कथा कहने की कला से कथक की उत्पत्ति हुई। तो कथक इज अ बेसिक फॉर्म, वो कथक ही था। लेकिन हमारे ऊपर हजारों साल से जिन जिन संस्कृतियों ने हमारे ऊपर राज किया, जैसे डच आए, पोर्टुगीज आए, अंग्रेज आए, मुगल्स आए, तो उन्होंने हमारी ये जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारा कल्चर, हमारे नृत्य, उनको बदलाव लाने की उन्होंने हिम्मत अपने हिसाब से थोड़ा उन्होंने किया
कि इसको थोड़ा बदल डाले हमारे हिसाब से, ताकि उनका वो अपने फॉर्म से भटक जाए। यही मेन चीज थी कि अगर हमारे भारत में देखिए तो सोने की चिड़िया थी, हमारा जो कला नृत्य शिक्षण ये हमारा वारसा था, उन्होंने इन पे ही सबसे ज्यादा चोट की और प्रभाव किया कि इनको यहाँ से थोड़ा भ्रमित कर दो, क्योंकि ये अपने बेस से जुड़े हुए हैं, तो उनको वहां से ही हटा दो। आप जब बात करते हैं, मेरा ये अभी का ऑब्जर्वेशन है कि आपका पूरा जो बॉडी है काफी एक्सप्रेसिव रहता है। Expressive कथक के जो कुछ आपके एक्सप्रेशंस जो है, आपके मूवमेंट्स जो है वो उसमें आ जाता है। तो आप शादीशुदा हैं, अब जब लड़की देखने गए होंगे तो ये सब उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा। किया, डेफिनेटली किया था। तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ऐसे नॉर्मल ही था। उन्होंने मुझसे, जैसे हालांकि मैंने बहुत सारी लड़कियां नहीं देखी है शादी के लिए, मैंने एक ही लड़की देखी, तो दूसरे में तो मैंने फाइनल कर दिया था। अच्छा। तो वो वही बोले कि आपके लहजे से, आपके हाव भाव से लगता है कि आप क्लासिकल डांसर हो, क्योंकि आपके जेस्चर पोस्चर से ये चीज़ निकल के आती है। तो मेरे जो वाइफ है, तो वो जब मुझे देखने के लिए आए थे, तो पहले तो मैंने उनको बातों में से बताया नहीं था कि दैट आई एम अ क्लासिकल डांसर, लेकिन उन्होंने खुद सर्च करके रखा, हाँ सर्च करके रखा था। अच्छा। क्योंकि आजकल तो ये सब फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब का जमाना है, तो उन्होंने ऑलरेडी फेसबुक पे देख लिया था कि इज अ क्लासिकल डांसर। तो उन्होंने मुझे सामने से पूछा कि मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। कि बोला क्या? तो कि आप कोई डांसर हो, मैंने ऐसे देखा है आपकी प्रोफाइल पे। और उन्होंने पहले सॉरी बोला कि मैंने सर्च किया। मैंने कहा इट्स ओके, आपने क्या देखा? तो बोला कि मैंने आप देखा कि आप क्लासिकल डांस वगैरह करती हो। तो मैं बोला हाँ, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि बुरा लगा? तो लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मैं तो नहीं करती हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं गायन वादन ये कुछ नहीं करती हूँ, बराबर, ऐसा सिंपल लाइफ जीते हैं। तो आप एज एन आर्टिस्ट हो, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि आप कुछ करते हो, तो ये आपके पास गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने आपको इस चीज़ से नवाजा है, अच्छा करते हो तो करो, आई डोंट माइंड, वो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उनको ये पहले से क्यों नहीं बताया कि आप डांसर हैं? मैं वो चीज देखना चाहता था कि उनका खुद का, जैसे आपने बोला कि जेस्चर पोस्चर से उनको ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन कि हाँ दैट आई एम अ क्लासिकल डांसर, और कहाँ ऐसा मेरे भाई का उन लोगों का ऐसा मानना था कि भाई मेरे भाई थोड़े रिजिडियस है, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्लासिकल डांस क्यों करूँ, ये मत कर। वो पहले से बोलते थे कि तुम वेस्टर्न करो, क्लासिकल मत करो। और मॉम डैड का ऐसा कुछ नहीं था, तो भाई ने ऐसे ही बोला था कि भाई तुम क्लासिकल डांस का पहले उनको मत बोलना, बराबर, वरना उनका फिर कुछ अलग से रिएक्शन और एंगल चला जाएगा, तो शायद वो पसंद ना करें। पसंद ना भी करे। और तुम बोल दोगे कि तुम क्लासिकल डांसर हो, तो वो तुमको पसंद नहीं करेंगे और कुछ और ही सोचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टिपिकल जो हमारा ट्रेडिशन है, माइंडसेट है, तो वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये लड़कियों वाला डांस है, तो कि वो शायद तुमको रिजेक्ट करे। तो मैंने उनको पहले से ही बोल दिया कि उनको रिजेक्ट करना तो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ है वो मैं उनको बता के ही रहूँगा पहली ही मीटिंग में कि दैट आई एम अ क्लासिकल डांसर। लेकिन आपने बताया नहीं था वो टाइम से? बताया नहीं, वो लास्ट में बताना चाहते थे हम। मैं पूरा उनके साथ इतना डिस्कशन हुआ, और वो डिस्कशन के दरमियान हमारी ये डांस की बात बीच में आई नहीं, क्योंकि एक दूसरे की हॉबीज वगैरह, हॉबीज मैंने बोला था कि हाँ आई लव कुकिंग, डांसिंग, टीचिंग वगैरह सब बोला था। तो उन्होंने उस टाइम पे फ्रेम आउट नहीं किया था कि हाँ डांस करते हो तो क्या करते हो। तब उन्होंने और सब चीज़ों के बारे में वर्णन किया, बातें बातें की। फिर लास्ट में वो अगर ऐसा उन्होंने बोला होता कि चलो बात खत्म, इससे आगे नहीं, तो मैं बोलता कि हाँ भाई एक चीज़ और है कि मुझे बतानी है। लेकिन उन्होंने सामने से पूछ लिया कि मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, तो मैंने बोला बोलो। तो कि मैंने सर्च किया है कि आप एज अ क्लासिकल डांसर हो, तो मैंने बोला हाँ हूँ। फिर मैंने उनको सब बताया कि ऐसा ऐसा है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात यह है कि लड़की ने ये बोला कि डांसर है, इसलिए मुझे उनसे शादी करनी है। नॉर्मली मैंने ये देखा हुआ है कि लोग ये मान लेते हैं कि मैरिज जो है ना, वो एक बार शादी हो गई यानी सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि वो शुरुआत है। हम एक दूसरे के लिए जितने भी ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतना शादी के बाद जीने में ज़्यादा मज़ा आएगा। नॉर्मली ये होता है कि जो चीज़ें हमें बतानी होती है हम बताना भूल जाते हैं, और अल्टीमेटली तो दो लोग एक कमरे में पूरी ज़िंदगी एक साथ रहते हैं, तो उसको कैसे छुपा पाएंगे? तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो भी है, जैसे भी है, मैरिज से पहले सामने वाले को बता दो। अगर उसको आप अच्छे लगते हो तो ज़िंदगी अच्छे अच्छे से गुजर जाएगी। अगर अच्छा नहीं लगता है
तो कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ छुपाया है तो वो छुपने वाला तो है नहीं, वो शुरुआत है, पर अंत बहुत ही आप जैसे नहीं सोचा है उस तरीके का हो सकता है। तो एक अच्छी बात यह है कि लड़की जानती थी कि इनको डांस में इंटरेस्ट है, वो डांसर है, और उसी हिसाब से उन्होंने इनको सिलेक्ट किया। तो ये सिलेक्शन लंबा ही चलेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस है। बिना एक्सेप्टेंस से लाइफ नहीं गुजरती है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी आपकी वाइफ जो है, क्योंकि उनको पता है कि आप डांसर हैं, तो आपको किस तरीके से सपोर्ट करती है? वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है कि उनको बहुत अच्छा लगता है। और हालांकि लॉकडाउन टाइम में उन्होंने मुझे सामने से बोला था कि मुझे भी कथक सीखना है तो आप सिखाओ, क्योंकि इतने टाइम से आने के बाद अभी 2 साल होने को आएगी शादी को, तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा बोला नहीं था सामने से तो आपने कि सिखाया? मुझे हाँ डांस नहीं, लेकिन नहीं, मैंने उस टाइम पे ऐसा लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, कैसे ही मतलब टाइम पास करने के लिए बोल रहे हैं कि चलो मेरा व्यू जानने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं बोला कि हाँ चलो करते हैं। फिर मैंने उनको सिखाया नहीं। फिर उन्होंने लॉकडाउन के बाद मुझे बोला मेरे स्टूडेंट्स के सबके सामने कि सर तो ऐसे ही बोलते लेकिन सिखाते नहीं है। तो मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे थे, अगर सीरियसली सीखना था तो मैं आपको डेफिनेटली सिखाता। और मेरा ऐसा मानना है, मैंने उनको मुंह पे कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप फ्री हो, अभी लॉकडाउन टाइम है, फ्री हो और ऐसे बैठे हुए कुछ नहीं कर रहा है तो मुझे डांस सिखाओ, तो ऐसा नहीं होना मैं चाहिए। किसी को ये कला ऐसे नहीं सिखाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। और अगर आप ऐसा बोलते हो कि अभी मैं कोई नहीं है, हम अकेले हैं, घर में हैं, तो आप मुझे क्लासिकल डांस सिखाओ, ऐसा नहीं। वही चीज आपके अंदर से बाहर निकालनी है कि अगर आपको डांस नहीं आता, आप सीखना चाहते हो, तो आपका थोड़ा शाई नेचर है, तो आप सबके सामने वो चीज एक्सेप्ट करो और सबके सामने सीखो वो चीज कि नहीं मुझे सीखना है। कि अकेले तो सभी करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा तो आप अभी कथक करना शुरू करोगे, लेकिन सबके सामने करना तो वो आपके अंदर की चीज बाहर आती है। कि आप अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, तो वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करने के लिए मैंने बोला कि सब आते हैं स्टूडेंट सामने तब बोलो कि हाँ मुझे डांस सीखना है, इन सबके सामने मुझे लॉकडाउन में सीखना तो स्टूडेंट्स आ नहीं रहे है। थे। हाँ, आ नहीं रहे थे। वही चीज थी, मैंने उनको वही प्रश्न करा कि जब इतने टाइम से क्लास चल रहे थे तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला कि बच्चे घर पे भी आते थे कभी कभार सीखने के लिए कि मुझे क्लासिकल डांस कथक सीखना है, अब आपने क्यों बोला कि मुझे कथक सीखना है? मैंने बोला कहाँ सिखाऊंगा, जब एक सही समय आता है सीखने का तो तब हम किसी को वो चीज, वो परंपरा, वो नृत्य किसी को देते हैं, समर्पित करते हैं। और वो मेरे अर्धांगिनी है, वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने वाले हैं, तो उनको जब मैं सिखाऊंगा तो ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं सिखाऊंगा, मुझे उनको वो दीक्षा देनी है कि ताकि वो हमारी परंपरा में, मेरे घर में मतलब सालों तक वो पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहे। इसी चीज की वजह से मैंने उनको अभी नहीं सिखाया कि आप धीरे धीरे उस वातावरण, उस कल्चर के अंदर आओ, बिकॉज शी इज नॉट इनटू डांस, वो डांस के अंदर नहीं थे, वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, एक दो साल से मुझे देख रहे हैं, मेरे सभी प्रोग्राम्स वो अच्छे से फॉलो करते हैं, वो खुद आते हैं मेरे प्रोग्राम्स में। हालांकि मेरा मेकअप वगैरह भी मेरी वाइफ ही करती है और उनको अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि कुछ अलग है, कि जैसे कि सब लोग ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ लोग मस्ती में ऐसे हस्बैंड वाइफ को मेकअप करे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको मेकअप करूं, तो वो सामने से मेरा कॉस्ट्यूम वगैरह डिजाइन करते हैं। हाँ, वो टोटली समर्पित है। बेसिकली मुझे लगता है कि आपको उनको सिखाना चाहिए। सिखाऊंगा, मैं उनको डेफिनेटली सिखाऊंगा, मुझे पता ही है कि मुझे उनको ये डांस सिखाना है। क्योंकि एक चिंगारी जब होती है ना, उसको बुझा देते हैं तो फिर उसमें से ज्वाला कभी नहीं निकलती है, तो अभी चिंगारी है तो ज्वाला निकलनी चाहिए। और बेस्ट थिंग ये होगी कि नॉर्मली मैंने ये देखा हुआ है कि नारी के लिए ऐसा माना जाता है कि हमेशा वो अपने पति की गुरु बनती है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज है, क्वालिटीज होती है। तो अगर आप अपनी पत्नी के गुरु बनते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है वो, तो वो एक अलग रिलेशनशिप बन जाती है, तो ये करना चाहिए। उनको डेफिनेटली मुझे सिखाना है ही कि वो उस चीज को सीखे, उसको जाने और समझे, तो उनको ये चीज मुझे सिखानी ही है। लेकिन जब आपके वो भाव से पता चलता है कि आप सीखना चाहते हो, कैसे चाहते हो, आप वो चीज को अंदर ले पाओगे कि नहीं, तो वो सामने वाले के अपीयरेंस से पता चल जाता है। जैसे कि उनकी बात अलग है, मेरे वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए उनकी बात अलग है,
कि वो आते हैं तो उनके भी अपीयरेंस से मुझे पता चल जाता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, कि ये लंबी रेस के घोड़े की ये जाएंगे कि नहीं आगे सीखने में। तो वो उनके अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि 1-2 महीना करेंगे और छोड़ देंगे, और ये जो पर्टिकुलर वो लंबा तक जाएंगे, बराबर। तो मुझे उनके अंदर वही चीज़ है कि अभी वो ऐसे करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सीखा और फिर छोड़ दिया, तो ये नहीं। उनके अंदर वो पेशेंस और वो धीरज जगाना है, वो चिंगारी जगाना है कि आप वो रखो और फिर लंबे तक उस चीज़ को ले जाना है, ना कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के थोड़े टाइम तक उसको नहीं सीखना है, उसको हमको बहुत आगे तक ले जाना है। आपने कथक जब सीखा तो आपकी जर्नी जो है वो नॉर्मल नहीं रही होगी बचपन से लेकर। मुझे कुछ आपके बारे में पता है कि बचपन में आपको लड़कियों वाले जैसे बोलते हैं वैसे शौक थे कि आप एम्ब्रॉयडरी करते थे, जो नॉर्मली लोग ये बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी लड़कियां भी करते हैं। फैशन डिजाइनिंग नॉर्मली लोग ये मानते हैं कि लड़कियों वाला काम है, डिजाइनिंग लड़कियां करती हैं, तो वैसा कुछ आप करते थे। तो वैसे ही आपने जब नृत्य सीखना शुरू किया तो आसपास के लोगों के दिमाग में अलग अलग फीलिंग्स रही होगी। फिर आप घर से दूर आके कथक सीखना शुरू किया तो आप कहीं बाहर रहे होंगे, हॉस्टल में रहे होंगे, तो आपके जो रूममेट्स थे या तो कॉलेज मेट्स थे उनके कुछ अनुभव है वो आप शेयर करेंगे। श्योर श्योर। तो पहले तो आपने जो बात की कि मैंने जब सीखना शुरू किया, मतलब मेरे बचपन की जो आपने बात की कि मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह, तो पहले तो मेरा ये बेसिक क्लियर था कि भाई जो काम होता है वो काम होता है, उसमें कोई जेंडर बायस नहीं होता, ऐसा होता है वो करना चाहिए। आजकल लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई पानी पूरी है तो कि लड़कियां खाती है, लड़कियां, अरे वो लड़के क्यों नहीं खा सकते, लड़के पानी पूरी खा सकते हैं अच्छे से, और खाते ही है दारी पे जाके। बोलते कि पिंक है और पर्पल है तो लड़कियां ही पहनती है, और ब्लू है तो लड़के पहनते हैं। तो कलर में कहाँ बायसनेस आ गया, काम में कहाँ बायसनेस आ गया, खाने में कहाँ, हाँ सब वाइब्रेंट है। तो वही सब चीजें कि जब मैं छोटा था तो मैं जैसे आर्ट क्राफ्ट में बहुत मेरा दिलचस्पी थी। मैं जैसे कि रंगोली करता था, पेंटिंग करता था, आर्ट क्राफ्ट करता था, और हस्तगुथन वगैरह का काम करता था। जो मेरी जो बहनें थी तो उनके साथ मिलके मैं बहुत कुछ ऐसे सिलाई गुथाई वगैरह का काम करता था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मेहंदी का काम करता था। तो मेरे पेरेंट्स से भी हालांकि कभी डांटा नहीं था, मेरे मॉम डैड ने कभी ऐसा नहीं बोला था कि तुम ये चीज़ मत करो। उनको भी अच्छा लगता था कि चलो भाई लड़का कुछ हटके कर रहा है और उसका शौक है तो उसको करने दो, बराबर। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई लड़का होता है तो उसको बाहर जाके क्रिकेट ही खिलवाना है, या फिर वो वॉलीबॉल खेले या खो खो करे या कबड्डी करे और वो घर पे बैठ के ये सब चीज़ ना करे करे उसका मेरा दृष्टिकोण अलग था कि मैं समाज को अपने दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण को देखने की कोशिश करता था कि भाई मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूं। हालांकि आप लोग मुझे मत बताओ कि आप लड़के हो तो आपको ये चीज करनी है और आपको ये चीज नहीं करनी है, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। और मैं करता ही था, मुझे जो अच्छा लगता था मेरा पहले से ही वो चीज था। जैसे मैंने एक मूवी के अंदर डायलॉग देखा था कि भाई मेरे मन को भाया तो मैंने कुत्ता काट के खाया। तो मेरा ऐसा ही था कि भाई मुझे जो अच्छा लगा वो मैं करूंगा, किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो आपका परसेप्शन हो, वो आपका दृष्टिकोण, वो आपके अपने पास रखो। फिर कॉलेज लाइफ में क्या हुआ? फिर हाँ, वहां से जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मैं ऐसा कि हालांकि मन में यही चीज रख के आया था कि मुझे क्लासिकल डांस और शास्त्रीय नृत्य बाहर जाके सीखना है, क्योंकि यहाँ तो ये लोग सीखने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे बाउंड्रीज में बांधने का कोशिश करेंगे। गाँव में हूँ तो ये सब बोलते रहेंगे भाई ये लड़कियों का डांस है, ये वो। और मेरे पेरेंट्स को भी अगर वो सिखाने भी थोड़ा कोशिश भी करेंगे तो उनको भी मना कर देंगे। और वहाँ पे था भी नहीं हमारे जिले में, वहाँ पे ये सब क्लासिकल डांस का ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं था और वहाँ पे कोई क्लासेस भी नहीं थे। तो मैं आनंद आया ही इसी चीज़ से कि मैं पढ़ने में ये इसी चीज़ से एमकॉम करने के लिए यहाँ पे आया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे क्लासिकल डांस के वहाँ पे सीखने को मिलेगा, कोई ना कोई मुझे सिटी एरिया में, शहर के एरिया में मुझे मिल जाएगा कि वहाँ मैं क्लासिकल डांस सीखूँ। यहाँ आया, मैंने देखा, मैं अपने फ्रेशर्स पे मैंने डांस किया अच्छे से, और मैं वहाँ पे लड़कियों दोनों का कोरियोग्राफ कर रहा था। तो जब लड़कियों का उनका अदा से उनको दिखा रहा था तो तब हमारे एचओडी की हमारे मैडम थे डॉक्टर अंकिता ब्रह्मभट्ट करके, उनका नज़र पड़ा और उन्होंने बोला कि इस लड़के में ऐसे क्वालिटीज़ है कि ये बहुत अच्छा, उसके एक्सप्रेसिव है, उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे है। तो बोला कि भाई कौन सा डांस करना है, मुझे अलग से साइड पे बुला के पूछा। तो मैंने बोला कि क्लासिकल डांस। तो उनकी एकदम से रिएक्शन कि क्लासिकल डांस सीखना है, श्योर? मैं बोला हाँ। ताकि फिर मुकर नहीं जाओगे ना, ऐसे पीछे नहीं हट जाओगे ना? मैं बोला नहीं हटूंगा। तो क्यों कि अगर आपको क्लासिकल डांस करना है तो मैं आपको हेल्प करूंगी अच्छे से।
तो वो खुद क्लासिकल डांस में, शास्त्रीय नृत्य में विशारद थे, कथक नृत्य में। तो बोला कि मैंने कथक किया हुआ है, तो मैं बोला कि मुझे कथक, भरतनाट्यम ऐसा कुछ उस टाइम पे पता ही नहीं था कि क्लासिकल डांस में इतने फॉर्म्स आते हैं। मैं बोला मुझे क्लासिकल डांस सीखना है। तो वो बोला कि लड़के हो, अभी से सोच लो, यहाँ पे कैंपस में घूमोगे, लोग बातें करेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी हंसी ठिठोली करेंगे, उड़ाएंगे। ऐसा कभी हुआ? हाँ, बहुत बार होता था। जब मैंने शुरुआत की, मैंने कथक की, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे गुरु माँ के पास जाओ, श्रीमती सीमा बेन शाह मेरे गुरु है, उनके पास में गया और मैंने सीखने की शुरुआत की। तो सीखने के शुरुआत से ही तुरंत, क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि मैं महिला मंडल में जाता था, वहाँ पे सभी लड़कियाँ थी और मैं अकेला ही वहाँ पे लड़का था और डांस सीखता था। तो गुरु माँ ने भी ऐसा बोला कि उस टाइम पे कि भाई तुम अकेले लड़के हो तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मेरी बहनें हैं, मेरा परिवार है, मैं उनको उसी नज़र से देखूंगा और डांस करूंगा उनके साथ। तो बोला अच्छा करो। और जब कॉलेज में परफॉर्म करने की बारी आई, इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन था और उस टाइम पे व्हेन आई वाज पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम एज अ क्लासिकल मेल बॉय करने का, तो मैं ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के वहां से निकला तो लोगों का ऐसा रिएक्शन क्या, ओ अरे इसने क्या पहना है, मतलब कैसे उसने मेकअप किया है, घुंघरू पहने हैं, छम छम करके जा रहा है, ऐसे मेकअप आईलाइनर इतनी की है, तो मतलब ये क्या क्या रहा है ऐसा। तो उनको वो चीज था। कुछ कुछ वो लोग अंदर ऐसे हंसते थे, कुछ कमेंट पास करते थे। तो किस टाइप की कमेंट्स थी वो? मुझे वो सुना ही नहीं देता, मैं ऐसे सुनता ही नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं आग की तरह था, कि मैं ऐसे जैसे चलता था तो जलने वाले अपने आप जल जाए, लेकिन मैं ऐसे आग की तरह चलता था अपने रास्ते पे। और जो लोग क्या बोलते थे, कमेंट पास करते थे, वो मुझे इसमें दिलचस्पी ही नहीं थी, क्योंकि मैं उन लोगों को क्यों सुनूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग क्या बोलने वाले हैं, कि भाई हाँ ये तो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, लड़कियों जैसे कपड़े पहने, लड़कियों जैसा मेकअप किया है, लड़कियों जैसे घुंघरू पहन के छम छम करके जा रहा है, तो ऐसे लड़कियों वाला डांस क्यों कर रहा है, लड़का है तो इट्स ओके। उनको जो करना था वो लोग बोले, बराबर। मैं तो अपने आप गया, मैंने प्रस्तुति की और फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब 24 लोगों की प्रस्तुति थी, सभी लोगों ने वेस्टर्न किया, मैंने अकेले नहीं क्लासिकल कथक किया और मैं फर्स्ट नंबर लेके इंटर ये कॉलेज बहुत में अच्छी बात आया है। था। और वहां से मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं बहुत डरा और सहमा था कि मैं ऐसे पहली बार क्लासिकल डांस करने जा रहा हूँ, कथक नृत्य, और इतना मतलब सब लोगों के सामने लोग इतना हंस रहे हैं और फिर भी मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फिर अगर उस टाइम पे अगर शायद मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा होता तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता, या शायद मैंने कथक सीखना आगे सोचा भी बंद नहीं। कर दिया मतलब। लेकिन वो जजेस ने भी मुझे अप्रिशिएट किया और वहाँ के सभी लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। हालांकि भले उन्होंने हंसी ठिठोली की, लेकिन जब मैंने डांस किया उसके बाद उन्होंने तालियां बजा के मुझे अप्रिशिएट किया कि नहीं बहुत अच्छा किया, कि ऐसा लगा नहीं कि नहीं आप लड़कियों वाला ही किया, ऐसे एक प्योर शुद्ध कथक आपने किया और उनको अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा कि भाई आपने बहुत अच्छा किया। और जब वो फर्स्ट नंबर आया तो उसकी खुशी कुछ और थी। और वहां से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस चीज को बहुत आगे लेके जाना चाहिए और यही चीज अलग है। 99 लोग करते हैं और वही आप करो तो उसमें करने में क्या मजा। उस बाकी वो 99 से अलग हो, 100 में से एक को अलग ही होना पड़ता है और 99 को अलग से रखो। अब एक होके जब आप अलग होगे तभी पता चलेगा लोगों को कि ये चीज क्या थी, ये दृष्टिकोण क्या था। ये क्लासिकल डांस का जो एक्सपीरियंस है, हम्म। उससे आप नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नई पीढ़ी को मैं यही संदेश और मैसेज देना चाहूंगा कि भाई आपको जो भी अच्छा लगता हो, बराबर, आपको जिस फील्ड में जाना हो, आपको शास्त्रीय नृत्य अच्छा लगता हो या फिर आपको आधुनिक नृत्य अच्छा लगता हो या फिर आपको कोई लोक नृत्य अच्छा लगता हो या फिर आपको रमत गमत में, खेल कूद में इतना दिलचस्पी हो, क्रिकेट वगैरह करना हो, बराबर, फाइन आर्ट्स में जाना हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना हो, जो भी आपका मन करता है ना आप वही चीज करो, बराबर। अगर आपका मन कहता है कि मुझे ये चीज करनी है तो आपको उस चीज को करना ही चाहिए। और उसके लिए अगर आपके घर वाले या आपका समाज या कोई भी अड़ोस पड़ोस के लोग अगर आपका तिरस्कार करते हैं, आपका बहिष्कृत करते हैं और आपकी उस चीज को, आपकी उस सोच को गलत करने का कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसे सुनो मत। वो घोड़े की नाल की तरह ऐसे ही अपना एक फोकस गोल बना दो और आगे ही बढ़ते रहो, बराबर, उसी ट्रैक पे। मैं इसी ट्रैक पे बढ़ता रहा
तब अभी मैं अपना मास्टर्स खत्म करने को आया कथक नृत्य के अंदर, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे करना है तो वही करो, बस जो करना है वो करो। वो करना ही चाहिए। दोस्तों आपने देखा ना कि स्ट्रगल बहुत लंबी होती है। लोग तो कुछ भी बोलते हैं क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। जैसे हमने सुना कि लड़कियों को पिंक ही पहनना चाहिए, लड़के को ब्लू ही पहनना चाहिए। मुझे एक वाकया याद है कि एक जगह पे फंक्शन हो रहा था और ड्रेस कोड उन्होंने पिंक रखा था। तो मैंने बोला कि लड़कियां तो वाइब्रेंट होती है, और किसी को बुरा लग गया। उन्होंने बोला कि हम बरसों से पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, और आप अभी हमें पिंक भी नहीं पहनने देंगे। तो पिंक पहनने में कोई एडवेंचर नहीं है, जबकि पिंक पहन के आप गुलाम बन जाते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इंसान जो है ना वो खुद ही वाइब्रेंट है, और वो वाइब्रेंसी अगर हम नहीं दिखा पाएंगे तो हम रुक जाएंगे। हम जब तक किसी का नुकसान नहीं करते हैं और अपनी मस्ती में जीते हैं तो हम सही है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सब मानते हैं कि इनकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन हर इंसान एक ही जैसा होता है, अंदर से सभी इंसान ही है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे आके बातें करें, अपनी कोई अच्छी सी बढ़िया सी कहानी आपके पास है तो ज़रूर आइए, ये सिर्फ आप ही के लिए है। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर इसको बताइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि लाइफ इज़ ऑलवेज डिफरेंट, ये हम मानते हैं। आप यहाँ पे आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।